Hello everyone. We start with the second part of the lifting up incorporation well. The second is the under express statutory provision. Last lecture में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने जुडिशरी कंडीशन या जुडिशरी प्रोविजंस को पढ़ा. आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, वैधानिक प्रावधानों को. तो जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो है ऑन मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी. कंपनी के नाम का गलत वर्णन करने पर. यहाँ पर कंपनी की कॉमन सील लगनी चाहिए, कंपनी का नाम होना चाहिए, कंपनी का एड्रेस होना चाहिए. यदि वहाँ पर कंपनी के नाम और उसके एड्रेस को मेंशन न करते हुए अपने हस्ताक्षर करता है तो ऐसी कंडीशन में उस डील के लिए या उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा, न कि कंपनी. तो वहाँ पर भी कोर्ट वेल को हटा सकती है, आवरण पर्दे को हटाकर उचित कार्रवाई कर सकती है. दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट है वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स विथ इंटेंड टू डिफ्रॉड और नॉट रीपेइंग द डिपॉजिट्स. कपट द्वारा जमा स्वीकार करने और वापस ना करने पे. तो इसके लिए जो सेक्शन की हम लोग बात करेंगे जो दिया हुआ है वो सेक्शन आपका 74, 75 और 447 है. यदि एक कंपनी डिपॉजिट्स या उसके किसी पार्ट को, उसके किसी शेयर या उस पर जो ड्यू इंटरेस्ट होगा इसका पेमेंट डेट ऑफ मैच्योरिटी या ड्यू डेट पर, ड्यू डेट की हम लोग बात करेंगे, ड्यू डेट को, या फिर यदि कंपनी ने उस ड्यू डेट को एक्सटेंड किया है, उसको बढ़ाया गया है, उस अवधि में, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वापस करने में असफल रहती है तो जुर्माने द्वारा दंडित की जाएगी. इसका मतलब है ऐसी कंडीशन में कोर्ट उनके ऊपर पेनाल्टी चार्ज कर सकता है, फाइन लगा सकता है. यदि यह सिद्ध हो जाए, ये प्रूफ हो जाता है कि डिपॉजिट्स को फ्रॉड या नॉट रीपेइंग के उद्देश्य के साथ में ये काम किया गया था कि इसको पेमेंट, इसका हमको रीपेमेंट ही नहीं करना है, इसको वापस ही नहीं करना है, तो जो जुर्माना होगा, जो फाइन होगा वो 1 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा और मैक्सिमम लिमिट जो इसकी हो सकती है वो 10 करोड़ रुपए तक हो सकती है. इसके साथ ही साथ में जो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, जो भी व्यक्ति इसमें शामिल होंगे उनको सज़ा होगी और ये 7 साल की हो सकती है और इनके ऊपर फाइन जो लग सकता है वो 25 लाख से 2 करोड़ रुपए हो सकता है. तीसरा जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो है प्रविवरण में मिथ्या प्रस्तुति होने पर इन केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रॉस्पेक्टस. पहले हम लोग बात करेंगे कि प्रॉस्पेक्टस क्या है. इसको तो आगे हम लोगों को फुल इसका एक चैप्टर ही पढ़ना है. फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में देंगे. प्रॉस्पेक्टस या प्रविवरण की जो बात करते हैं ये एक तरह का इनविटेशन होता है एक्सटर्नल्स के लिए, उन लोगों के लिए जो कंपनी के शेयर्स को परचेस करना चाहते हैं या कंपनी अपने प्रॉस्पेक्टस के थ्रू एक्सटर्नल्स को इनवाइट करती है, उनको आमंत्रित करती है कि वो कंपनी के शेयर्स को परचेस करें. तो यहाँ पे उसकी बात की जा रही है कि इस प्रॉस्पेक्टस में वो सारे टर्म और वो सारे कंडीशंस मेंशन होते हैं कि किन शर्तों के आधार पर या किन कंडीशंस में उनके डिविडेंड पेमेंट के क्या कंडीशंस होंगे, इंटरेस्ट पेमेंट के क्या कंडीशंस होंगे, फेस वैल्यू क्या होगी, किस तरह से आवेदन किया जा सकता है. ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हम लोग अपने प्रविवरण में या एक कंपनी प्रविवरण में अपने प्रॉस्पेक्टस में मेंशन करती है, उसको शो करती है. तो यहाँ उसी प्रॉस्पेक्टस की बात हम लोग करेंगे. यदि ये प्रूफ हो जाए कि प्रॉस्पेक्टस में जो एप्लीकेंट्स हैं, एप्लीकेंट्स का मतलब प्रार्थी, जिन्होंने शेयर्स या डिबेंचर यदि परचेस करने के लिए
एप्लीकेशन दी है, आवेदन किया हुआ है कंपनी में, इनको धोखा देने के उद्देश्य से या कपट के उद्देश्य से जारी किया गया था, जबकि प्रॉस्पेक्टस में जो भी चीज़ें लिखी गई वो सही नहीं थी। सिर्फ उसके पीछे मोटिव था कि एप्लीकेंट्स को एप्लीकेंट्स के सामने मिस प्रेजेंटेशन किया जाए, प्रॉस्पेक्टस के थ्रू प्रविवरण के माध्यम से मिथ्या प्रस्तुति की जाए, और उसका उद्देश्य ही था कपट। कपट का मतलब सीधा है फ्रॉड से है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो प्रविवरण जारी करने के समय, प्रॉस्पेक्टस को इशू करने के समय कंपनी का डायरेक्टर था, कंपनी का जो डायरेक्टर था या जिसने डायरेक्टर बनने की एक्सेप्टेंस दी या सहमति दी, कंसेंट दिया, या जो कंपनी का प्रमोटर था, जिसने, प्रमोटर का मतलब प्रवर्तक से है, प्रमोटर था जिसने प्रॉस्पेक्टस जारी करने की सहमति दी थी, उन पर सेक्शन 26 सब सेक्शन 5 इसमें दायित्व को किसी सीमा के बगैर व्यक्तिगत रूप से पर्सनल लेवल पे किसी भी व्यक्ति द्वारा उठाई गई हानि की पूर्ति करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब सीधा सा है, यहाँ पे कंपनी की एंटिटी को अलग किया जाएगा, और जो व्यक्ति इस मिस प्रेजेंटेशन में इंक्लूड था, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो डायरेक्टर जिसने कंसेंट दिया, जिसने सहमति दी, या प्रमोटर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जिस व्यक्ति को हानि हुई है या जो एप्लीकेंट है, जो आवेदन करता है, उसके हानि की पूर्ति वो संबंधित व्यक्ति करेगा। फोर्थ जो पॉइंट है इसमें वो है आपका, इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी। हम लोग जो बात कर रहे थे कंपनी के स्वामित्व की जांच करने की दशा में, इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी, इस पॉइंट में यदि हम लोग कहें तो सेंट्रल गवर्नमेंट यदि चाहती है तो केंद्र सरकार किसी भी कंपनी के ओनरशिप का इन्वेस्टिगेशन करा सकती है, और इस इन्वेस्टिगेशन के लिए वो एक या एक से अधिक सुपरवाइजर्स को, ऑब्जर्वर्स को नियुक्त कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है। और ये जो ऑब्जर्वर होते हैं ये कंपनी के मेंबर्स का इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसकी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। ऐसी कंडीशन में ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिस बात को ये सुपरवाइज़र इन्वेस्टिगेट करते हैं, निरीक्षण करते हैं, वो ये जानना होता है कि वो रियल पर्सन कौन है, वो वास्तविक व्यक्ति कौन है, जो कहीं ना कहीं कंपनी की एक्चुअल या कंपनी की इनविजिबल सक्सेस अनसक्सेस में जिनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है, उन व्यक्तियों की जांच या उनकी सदस्यता, उनकी मेंबरशिप के बारे में पता लगाना, जो कहीं ना कहीं से कंपनी में अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट रखते हों, या जिनको कहीं ना कहीं से वित्तीय रूप से हित रखते हों जो कंपनी में, उनको जानना। दूसरा, जो कंपनी के कंट्रोल करने में, कंपनी को कंट्रोल करने में, उसको ऑपरेट करने में, या उसकी पॉलिसीज़ को इफ़ेक्ट करने में, नीतियों को प्रभावित करने में एक्टिव पार्टिसिपेशन देते हैं, या जिनके जो कहीं ना कहीं कंपनी की पॉलिसीज़ को इफ़ेक्ट करने में काफ़ी समर्थ होते हैं। एक्टिवली वो लोग कंपनी की पॉलिसीज़ को या इसके कंट्रोलिंग को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस उद्देश्य के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए सुपरवाइजर्स कंपनी के वेल को, उसके कॉरपोरेट वेल को हटा के जांच कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि ओनरशिप की वास्तविकता क्या है, कंपनी की ओनरशिप की ओरिजिनलिटी या इसकी रियलिटी क्या है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है होल्डिंग एंड सब्सिडरीज कंपनी, सेक्शन
टू सबसेक्शन उपधारा 46 और सबसेक्शन 87। ये होल्डिंग और सब्सिडरीज कंपनी की कंडीशन में ये सेक्शन लागू होते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि होल्डिंग कंपनी क्या है और सब्सिडरी कंपनी क्या है। तो होल्डिंग कंपनी का मतलब हुआ जो एक या उससे अधिक कंपनी में उनकी शेयर होल्डनेस या उसकी टोटल शेयर कैपिटल जो होती है, उसकी कुल अंश पूंजी में 50% से अधिक, मोर देन 50% का जिसका राइट हो या शेयर होल्डरनेस हो। और दूसरी चीज़, जिसके पास फुली कहीं ना कहीं एक्टिव हो किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के फॉर्मेशन में, या कह सकते हैं निदेशक मंडल के गठन पर भी यदि अधिकार है, और उसके 50%, उस कंपनी के 50% से अधिक अंशों पे, उसके शेयर्स पे इसका यदि अधिकार है, तो ऐसी कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाती है। ऐसी कंडीशन में होल्डिंग कंपनी जिस कंपनी के 50% शेयर की होल्डनेस रखती हो, वो संबंधित कंपनी सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी, और बाद वाली उसी कंपनी को हम सब्सिडरी या सहायक कंपनी कहते हैं। यदि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कंपनियों की एंटिटी अलग अलग होती है, सेपरेट होती है। ऐसी कंडीशन में ये जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत जो वेल को हटाने की बात कही जा रही है, वो क्या हो सकती है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बीच में ये जानने के लिए कि वास्तव में कौन कौन से व्यक्ति कंपनियों का नियंत्रण कर रहे हैं। यदि इसको जानना है तो कोर्ट इस एविल को हटा सकती है, इस पर्दे आवरण को हटा के जांच कर सकती है। कुछ मामलों में कानून होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को स्वतंत्र और पृथक संस्था नहीं मानती है। फॉर द एग्जाम्पल, कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 129 के हिसाब से इसके अकॉर्डिंग जहां एक कंपनी की एक या अधिक सब्सिडरीज कंपनी होती हैं, इसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा अपना और सारी सब्सिडरी कंपनियों का कंसोलिडेट स्टेटमेंट बनाना होगा और एनुअल जनरल मीटिंग में इसको प्रेजेंट करना होगा। यहाँ मैं इसको फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बीच में ये जानने के लिए कि वास्तव में कौन कौन से व्यक्ति कंपनियों को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में कुछ मामलों में कानून होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को स्वतंत्र और पृथक संस्था नहीं मानती है। फॉर द एग्जाम्पल, हम जैसे मैंने कहा कि कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 129 की धारा 129 में ये चीज़ मेंशन है कि यदि एक कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है, एक या अधिक उसकी सहायक कंपनियां हैं, या ये कह सकते हैं जब एक होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरीज कंपनी कई होती हैं तो उसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरण में अपनी सभी सब्सिडरीज कंपनियों को कंसोलिडेट स्टेटमेंट, समेकित विवरण बनाना होता है और इसको कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट करना होता है। इसके अलावा होल्डिंग कंपनी को सब्सिडरी कंपनी में अपने इंटरेस्ट के डिस्क्रिप्शन को या अपने हित के विवरण को डायरेक्टर्स रिपोर्ट के साथ में अटैच करना होगा, उसके साथ में इसको संलग्न करना होता है ताकि उनका पृथक
व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से मालूम चल सके, ये चीज़ क्लियर हो सके कि जो कंपनी है वो उसका जो इंटरेस्ट है वो किस कंपनी में कितना है। तो ऐसी कंडीशन में भी कोर्ट स्टैट्यूटरी प्रोविज़न के तहत एविल को हटा सकती है और जांच कर सकती है। नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन है वो क्या हो सकती है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ये है फेल्योर टू कीप द एप्लीकेशन मनी इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट और नॉट यूटिलाइजिंग द सेम फॉर स्पेसिफाइड पर्पस। प्रार्थना राशि को अलग बैंक खाते में रखने में भूल करने पर या उसके गलत प्रयोग करने पर। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है तो 30 दिन के अंदर, प्रॉस्पेक्टस इशू करने के 30 दिन के अंदर या सेबी SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो भी लिमिट को एक्सटेंड किया है या सेबी ने जो टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए, न्यूनतम अभिदान के लिए यदि एप्लीकेशंस नहीं मिल पा रहे हैं, एप्लीकेशंस का मतलब सीधा सा है कि यदि कंपनी अपने प्रॉस्पेक्टस को इशू कर चुकी है, प्रविवरण को निकाल चुकी है, लोगों का मतलब एक्सटर्नल्स को इनवाइट कर चुकी है, शेयर्स या डिबेंचर्स को परचेस करने के लिए, अंश या ऋणपत्रों को खरीदने के लिए, और ऐसी कंडीशन में 30 दिन के अंदर या यदि सेबी उस टाइम पीरियड को बढ़ा रही है और मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशन नहीं मिल पा रही हैं, तो या तो एप्लीकेशन ना मिली हो और जो एप्लीकेशन मनी होती है, जो प्रार्थना राशि होती है, ये अमाउंट भी नहीं मिला हो, तो कंपनी को टोटल रिसीव्ड अमाउंट उस पर्टिकुलर प्रेस्क्राइब टाइम में प्रेस्क्राइब रूल से वापस कर देना चाहिए। इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है कि यदि 30 दिन के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशन नहीं मिल रही है, जितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब इसको ऐसे ले लीजिए कि यदि कंपनी 50,000 शेयर्स इशू करना चाह रही है और उसको अभी 5,000 शेयर्स के लिए भी एप्लीकेशन नहीं मिली है, जबकि उसका जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया था वो तकरीबन 25,000 के आसपास था कि 25,000 तक भी यदि हमें एप्लीकेशन मिलेगी तो हम शेयर इशू कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी को जितना भी अमाउंट यानी 5,000 यदि लोगों ने एप्लीकेशन दी है और 5,000 एप्लीकेशन का अमाउंट मिल चुका है, तो उसको निर्धारित समय में जो एक प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड है उसमें उस प्रेस्क्राइब रूल के तहत उनके बैंक अकाउंट में या जिस भी तरीके से प्रॉस्पेक्टस में मेंशन किया गया हो, प्रविवरण में मेंशन किया गया हो, कंपनी को वापस कर देना चाहिए। यदि इसमें किसी भी तरह की चूक होती है, यदि इसमें किसी भी तरह की गलती हो रही है, डिले हो रहा है, तो वो प्रत्येक अधिकारी, वो पर्टिकुलरली उन सारे अधिकारी जो दोषी हैं, जो कहीं ना कहीं जिनकी वजह से ये चूक हुई है, ये भूल हुई है या गलती हुई है, उनको हर मिस्टेक्स के लिए, हर भूल के लिए पर डे 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है। और यदि ये मिस्टेक कंटिन्यू है, ये भूल यदि जारी रहती है, तो यह 1,00,000 रुपये से कम नहीं होगी। ये राशि जो भी होगी ये 1,00,000 रुपये से कम नहीं होती है। तो क्या इसका अर्थ है कंपनी के साथ कपट या कुप्रबंध की जांच की दशा में? इसमें सेक्शन है 210, सेक्शन 210 और 212, 210 और 212, ये सेक्शन यहाँ पे अप्लाई होता है। केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार या सेक्शन 208 के तहत सुपरवाइजर्स की रिपोर्ट पर या कंपनी ने यदि कोई स्पेशल प्रपोजल पास किया है या
पब्लिक इंटरेस्ट में कंपनी के मामलों की जांच का आदेश दे सकती है। फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ अफेयर ऑफ अ कंपनी इन केस ऑफ फ्रॉड, वास्तविक रूप से दोषी व्यक्तियों की पहचान करना और उस दोषी व्यक्ति को कंपनी का ये जो आवरण है पृथक वैधानिक अस्तित्व, इसको हटाकर उसकी जांच करना, ये केंद्र सरकार करवा सकती है और जो भी संबंधित व्यक्ति होगा, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, उसको सजा दे सकती है। इसको एक बार तरह से हम लोगों ने ये देखा कि वो पर्टिकुलर कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब गवर्नमेंट या ये कहा जाए कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो इस एविल को हटाकर, इस आवरण को हटाकर जांच करा सकती है। इसमें हम लोगों ने 2 पर्टिकुलर हेडिंग्स में डिफरेंट पॉइंट्स को पढ़ा, जिसमें था अंडर जुडिशियल जजमेंट और जो दूसरा हम लोगों का पॉइंट था वो था अंडर एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.